नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जापान और चीन के बीच में क्या पंगा हो गया? सब कुछ तो शांति से चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। दोनों रास्ता बदल के चलते थे एक दूसरे से। कुछ हुआ है, और हुआ क्या है इसको समझना पड़ेगा। और यह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चीज भारत पर भी कहीं ना कहीं लागू होती है। इसमें कहां अमेरिका खेल रहा है, कहां पर क्या सिचुएशन है, उसको पूरा समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है चीन और जापान के बीच में ये पंगा क्यों हुआ, इसको समझना। शुरू आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पूरे फसाद की जड़ जहां से शुरू हुई है वो है एक मैडम जी का बयान। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कहीं से भी कोई आ जाता है, सत्ता हासिल कर लेता है, सत्ता में घुस जाता है, और उसके बाद में वो ये समझने लगता है कि पीछे जो भी 100, 50, 200 साल का मेरे देश का इतिहास रहा है, जैसे करके आया है, जिन जिन परिस्थितियों में जो जो फैसले लिए गए हैं, वो सारे लोग थे एकदम उल्लू के पट्टे, दिमाग से पैदल। सारा अकल मुझे ही है, मैं ही अकलमंद हूं। और ऐसे प्रयोग लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग करते हैं। अमेरिका में आप ट्रंप को देख रहे हैं, हम अपने यहाँ पे नोटबंदी सब देख चुके हैं। तो वहां पर क्या हुआ है, पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये गर्व की बात है। भाई, महिला अगर आके संभाल रही हैं तो उनका नाम है सने ताकाइची। साने ताकाइची जो है, शिंजो आबे याद है आपको, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं की सबसे ज्यादा उनसे प्रभावित रहती हैं। इन मैडम ने एक अजीब सा बयान दे दिया, और वो बयान सीधे सीधे एक रास्ते चलते चीन को पोक करने का था, उंगली करने वाला। कह रहे कि अगर ताइवान पे चीन हमला करता है तो जापान उसका साथ देगा। अब ये बोलना भर था, चीन सुलग गया। क्यों सुलग गया? इसके बहुत सारे कारण हैं, 1, 2, 3, 4। क्योंकि ये कारण इतिहास से आते हैं। इतिहास से कैसे आते हैं? ऐसे समझिए कि जापानी जो है ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूर सेना होती थी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और इन्होंने सारी जगहों पर अपनी क्रूरता के हस्ताक्षर किए हैं। और वो जो क्रूरता के हस्ताक्षर किए हैं, उन सारी वजहों से सबके अपने जापान को लेकर अनुभव हैं, और इसलिए उस जगह की जनता जापान से चिढ़ती है। दक्षिण कोरिया जो बाकायदा जेब में बैठा हुआ अमेरिका की, उसके बावजूद वो जापान से चिढ़ता है। और चीन के भी ऐसे अनुभव हैं। चीन में 4 लाख लोगों को मार डाला था जापान ने, आम लोगों को बंदी बना के जापान के सैनिकों ने सामूहिक रूप से हजारों महिलाओं का बलात्कार किया। कई दिन तक कब्जा कर लिया था चीन के इलाके पे। थोड़ी डिटेल से बता दूं? डिटेल बता देते हैं। यह बात है 1937 की। पूरे एक हफ्ते जापान की इंपीरियल आर्मी ने वहां पर चीन में एक भयंकर कत्लेआम मचाया, और इस नरसंहार का नाम जो था वो दिया गया क्योंकि रेप ऑफ नेकिंग, यानी वहां पर सामूहिक बलात्कार हुए थे। और जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से छोटी छोटी बच्चियों और बूढ़ी महिलाओं समेत 80,000 महिलाओं का इन जापानियों ने बलात्कार किया था। बच्चों को मारा, गर्भवती महिलाओं को काटा, परिवारों को जिंदा जलाया, घरों में घुसकर पुरुषों को चुन चुन कर मारा, और सिविलियन सैनिक किसी कोई फर्क करना बंद कर दिया। जैसे यहाँ पे कई लोग करते हैं ना, ये बुरा है, आतंकवादी है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं, नफरत है। और इस तरह वहां पर लूट, आगजनी, दुकानें, मतलब जो चाहते वो उन्होंने किया। और उसके बाद ये इतना ज्यादा हो गया कि सिर काटेगा, और वहां पर इनाम मिल रहा था। सोचिए कौन कितने ज्यादा बलात्कार करेगा, इस बात के लिए जापान की सरकार उसके सैनिकों को सम्मानित कर रही थी। कौन ज्यादा सिर काटेगा इसके लिए सम्मानित, और कौन कितने लोगों को ब्यूनेट मारेगा। टोक्यो के अखबार में उस वक्त जो रिपोर्ट हुआ था वो गवाह है। इसके अलावा बहुत सारे अमेरिकी लोग जो वहां पर जो ब्रिटिश इतिहासकार थे
उन्होंने भी इसको लिखा और 2 लाख से करीब 3 लाख के बीच में मौतें, कोई कह रहा है कि 1 लाख से 4 लाख मौतें होने की बात चल रही है। नैनजिंग सेफ्टी जोन के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय गवाह हैं, जिनमें एक हैं जॉन रावे, जो जर्मन थे, नाजी पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने हजारों चीनी नागरिकों की जान बचाई थी। उनकी डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो ये इसके अलावा 47 से 52 के बीच में जिस तरह का युद्ध चीन के बीच में और इनके बीच में चला, उन सारी चीजों को लेकर एक भयंकर गुस्सा, खौफ और नफरत चीन के लोगों के अंदर है। चीन क्यों शांत बैठा, इसके पीछे अमेरिका कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और चीन दोस्त होते थे। कहानी शुरू ऐसे होती है कि जब ये जापान किसी के काबू नहीं आ रहा था, तो अमेरिका ने इसके ऊपर परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। परमाणु बम गिराने के बाद 5 साल तक अमेरिका ने यहां पर शासन किया। उस समय उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया सब जापान के अंडर में आते थे। इतना क्रूर, खतरनाक था वो, पत्थर की तरह दिल था उनका। तो अमेरिका ने जब वहां से छोड़ा, तो वहां का जो संविधान है जापान का, वो भी अमेरिका बना के गया। उसके अनुच्छेद 9 में एक बात साफ लिखी हुई है कि जापान अपनी रक्षा के लिए कोई हथियार नहीं बनाएगा। जापान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जापान परमाणु हथियार कहीं और भी नहीं बन पाएगा और किसी और को जापान की धरती पर परमाणु हथियार लाने भी नहीं देगा। और अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। संविधान में यह परिवर्तन इसलिए किया गया था क्योंकि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और चीन को इस परिवर्तन के कारण ही थोड़ी शांति थी। क्योंकि जापान जो है, अब उसके पास हथियार नहीं रहेंगे, तो ये एक कम से कम हानिकारक होगा। जापान ने भी अपना दूसरा रास्ता अपनाया तरक्की का। लोग ये कहानी नहीं बताते हैं जापान की, जो ज्यादा भयावह, खौफनाक है। उस जापान का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो भी कुछ कनेक्शन था, वो सारी चीजें विवादास्पद हो सकती हैं, उस पर कुछ बातें, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो उस जापान को जब ठंडा पड़ा हुआ है, अब क्या हुआ कि शिंजे आबे जो आया था, वो ये कहता था कि हम ये सब पुराना अनुच्छेद खत्म करेंगे, जैसे दूसरे देश हैं वैसे जापान को बनाएंगे और हम भी अपने हथियार रखेंगे, हम भी अपने तोप तमंचे रखेंगे, हम भी अपने युद्धपोत रखेंगे और हम भी अपने टैंक रखेंगे और परमाणु हथियार भी रखेंगे। और वो जो संशोधन करना चाहते थे कि दूसरे देश के परमाणु हथियार यहां आ सकते हैं, अमेरिका के। और इसके पीछे एक कारण ये बताया जाता है कि अमेरिका का पूरा प्रॉपर होल्ड है। अब यहां जो मामला आया कि इसने ताइवान को लेकर जो मैडम ने बयान दिया, ये भी शिंजे आबे की चेली है। 124 आदमी जो है वो बहुमत के लिए चाहिए जापान में, संसद में। इसके पास 125 आदमी हैं संसद है, तो उसने दूसरी पार्टी का समर्थन लेके सरकार बनाई है, बहुमत में है, लेकिन फिर भी एक भी इधर उधर गया तो वहां कोई एंटी डिफेक्शन लॉ तो होता नहीं। तो इन्होंने ये जो तार छेड़ा ताइवान वाला, इनके दिमाग में ये था कि जब बाहर से टेंशन होती है तो सरकार स्ट्रांग होती है, तो चीन से पंगा ले लो। चीन ने ताबड़तोड़ उसके बाद क्या किया, चीन ने कहा अपने यहां के लोगों की कि खबरदार कोई घूमने जाएगा वहां पे। एक साथ 5 लाख लोगों ने टिकट कैंसिल करा दिए टूरिज्म के लिए। जो चीनी लोग जापान जाने वाले थे, 5 लाख लोग, उन्होंने टिकट कैंसिल करा दिए सरकार ने। और वहां की जो कंपनियां थी, उन्होंने कहा देश हित में है, सारे लोग देश हित के नाम पे कैंसिल करा दिए और वो पूरा पैसा रिफंड हो गया, एक झटका। दूसरा झटका, वहां से जो श्रिम्प आती थी, या जिसको कहते हैं आप झींगा मछली, उन मछलियों का इंपोर्ट बंद कर दिया। एक दिन में चीन में 15% दाम बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अलावा उनका एक टापू है, उस टापू पे जापान भी अपना बताता है और चीन अपना बताता है। चीन ने वहां पे अपनी कोस्ट गार्ड भेज दिए, घूम रहे हैं वहां पे, ये जाप अब हमारा है। तो कुल मिला के जापान को, इसके अलावा उनके विदेश मंत्रालय ने कहा
कि अगर ऐसा हुआ तो हम जापान को बर्बाद कर देंगे। ऑफिशियली बयान आया है। और वहां सोशल मीडिया पे जापान वाले, चीन वाले, वो अपनी उसी भाषा में चिंग जो अलग डिजाइन बना होता है, चित्रलिपि होती है दरअसल, वो वहां पर जो लिखा जाता है चित्रों में लिखा जाता है, उसमें एक दूसरे के खिलाफ मीम्स बना रहे हैं, वो पूरा वही सिलसिला चल गया जैसे यहाँ भारत पाकिस्तान में चला था। तो ताइवान के बयान में क्या आपत्ति है ये भी समझिए। ताइवान का मैं डिटेल से पहले आपको बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। ताइवान जो है वो चीन का, ऐसे समझिए कि अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है। मतलब ये कि चीन की एक बहुत बड़ी चाइना की मेनलैंड है, उससे 160 किलोमीटर दूर जाके समुद्र के अंदर एक छोटा सा टापू है, वो है ताइवान। ताइवान अलग देश है, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नहीं है, अमेरिका के मुताबिक नहीं है, इन्होंने साइन किए, भारत के मुताबिक नहीं है, यहां तक कि जापान के मुताबिक भी ताइवान अलग देश नहीं है। ताइवान क्या है? हुआ यह कि जब माओ के नेतृत्व में वहां पर चीन में क्रांति हुई थी, तो उस वक्त वहां का जो राजा था, जो अत्याचारी पार्टी थी, उसके कुछ भक्त थे, चमचे। वो भक्त आखिर तक उस राजा के साथ जुड़े रहे। पूरे देश के किसानों ने, जनता ने विद्रोह कर दिया और ये लोग उसके साथ जुटे रहे, और आखिर में इनको भागना पड़ा। भागते भागते, खदेड़ते खदेड़ते इन लोगों को चीन की धरती से बाहर कर दिया गया। लेकिन समुंदर का जो 160 किलोमीटर था, उसको पार करके किसान मजदूर वहां जाके इनको नहीं कूट सकते थे, तो ये वहां जाकर उस टापू पे बस गए। कौन लोग? जो चीन की सरकार के पिट्ठू थे उस समय। तो इन लोगों को क्या हुआ, ये वहां बस गए। अब वहां बस गए तो ये वहीं सेट हो गए। अब ये वहां पर जब आए हैं तो ये कहते हैं कि ये जो जितने लोग हैं चीन मेनलैंड वाले, चाइना वाले, बड़े वाले चाइना वाले, जो आजकल शी जिनपिंग वगैरह हैं, ये सब लोग चाइना के राजा नहीं हैं, ये विद्रोही लोग हैं, और ये वैध सरकार नहीं है चीन की। चीन की वैध सरकार है वो ताइवान में जो बैठी हुई है। हम हैं असली चाइना। दो नाम हो गए, रिपब्लिक ऑफ चाइना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो जो बैठे हुए हैं ताइवान वाले, वो कहते हैं हम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो खुद कहते हैं हम चाइना है, और ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब हालत यह है कि जो पूरा मेनलैंड चाइना वाले हैं, वो तो किस तरह से तरक्की, पावरफुल हो गए हैं वो, और ये छोटा वाला जो ताइवान है, इन्होंने भी बहुत सारी तरक्की की, क्योंकि अमेरिका ने इनको भी सपोर्ट किया। तो ये वहां पर चिप वगैरह, सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने लगे हैं, जिसकी आजकल आई दुनिया जो है उसमें बहुत अहमियत है। अमेरिका क्या करता है कि चीन को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए ताइवान का राग छेड़ देता है। अब जापान ने भी वो कर दिया है, जबकि ताइवान को जब अमेरिका खुद ही अलग राष्ट्र की मान, वन नेशन थ्योरी है वहां पे एक, वो थ्योरी ये कहती है कि कोई दो चाइना नहीं है, कोई ताइवान नहीं है, ये पूरा एक ही चाइना है। और उस वन नेशन थ्योरी को संयुक्त राष्ट्र ने भी माना है, और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने भी समर्थन किया उसका, भारत ने भी किया, जापान ने भी किया। जब वो उनके देश का हिस्सा है तो उसको अलग देश के तौर पे बार बार ये बोल देते हैं, वो सुलझ जाता है। और उस पूरे मामले में ये नया वाला एपिसोड खुल गया है। ये कहां तक जाएगा, इसको समझने के लिए आपको ट्रंप को समझना पड़ेगा। ट्रंप कई बार बोल चुका, भैया देखो ऐसा है, ये जो जापान है इसकी हम मुफ्त में क्यों करें रक्षा, ये तो एक तरफा है, ये हमारी रक्षा करने आएगा क्या, इसके पास चीन अमेरिका की रक्षा करने के लिए क्या है, तो हम इसको क्यों रक्षा दें। तो ऐसी हालत में जब अमेरिका का जो सपोर्ट मिलने वाला है तुमको, उस सपोर्ट को लेकर ही सवाल है। वो तो ट्रंप तो सभी को बोलता है दुनिया में, हम किसी को पैसा खर्च नहीं करेंगे। ऐसे में इस मैडम ने पंगे ले लिया, ट्रंप उधर से तैयार नहीं है, लेकिन फिर पंगा क्यों लिया? ये क्या अति राष्ट्रवाद का नमूना है? एक कट्टरवाद है, राष्ट्रवादी कट्टरवाद, मागा टाइप का, या फिर अमेरिका चीन को डिस्टर्ब करने के लिए जापान का राग छिड़ रहा है? लेकिन जापान कर क्या लेगा? जापान बहुत कुछ कर सकता है। ताइवान के जरिए अगर आप चीन को डिस्टर्ब करोगे अगर आप, तो ताइवान जो है वो उसकी अपनी सेना है। लेकिन अमेरिका का मामला यह है कि अमेरिका को ये
लिख के दिया हुआ अमेरिका ने कि अगर तुम परमाणु बम मत नहीं बनाओ, ये नहीं बनाओ, पूरा संविधान बना दिया, लेकिन तुम्हारी रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका खुद आएगा। यानी यहां एंगल ये आ गया है, जापान वाली कह रही है भिड़ जाओ, भिड़ जाएंगे हम तो चीन से, अपने आप अमेरिका आएगा, करेगा रक्षा। और या फिर यह भी हो सकता है कि अमेरिका कह रहा हो तू भिड़ जा, लड़ना तो हमको ही है, और इस बहाने तू जो परमाणु बम वगैरह जापान में चाह रही है वो लेके हम आ जाएंगे। और जापान ने बोलना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो कहानी है ये अपने आप में एक बड़ी भयानक कहानी है, इसको हल्की कहानी मत समझिए। क्योंकि अगर जापान हथियार बनाने की तरफ बढ़ता है और चीन से ये जो टकराव है इसको वो बहाना बनाता है, तो उधर दक्षिण कोरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। वो अमेरिका का पिट्ठू है, वो अमेरिका को बार बार कहेगा इसको रोको, तो अमेरिका के लिए भी काम आसान नहीं है। उधर किम जोंग उन बैठा हुआ है, उसको इनसिक्योरिटी लगेगी क्योंकि इन्होंने सब जगह दमन किया है, उसको इनसिक्योरिटी लगेगी, चिड़े हुए हैं लोग, धीरे धीरे करके मामला शांत हो गया अलग बात है, लेकिन अंदर से तो वो पुरानी बातें याद हैं। उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका के पास भी नहीं है, उड़ा के रख देगा। तो ये वो पूरी की पूरी सिचुएशन है। इसके कारण एक नया तनाव का बिंदु आ गया है और इस बिंदु का बहुत ज्यादा प्रभाव विश्व व्यापार पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा हब जापान में है, खास तौर पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसकी सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया में बहुत कुछ प्रभावित होगा। जापान की अपनी अर्थव्यवस्था टूरिज्म से चलती है और एक साथ 5 लाख टूरिस्ट जाने से मना कर दें। 15 दिन पहले जापान कह रहा था कि हमको अपने टूरिस्टों की संख्या कंट्रोल करने के लिए फीस बढ़ानी पड़ेगी, और 15 दिन में उसको इतना बड़ा शॉकर मिल गया। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी सरल तरीके से आप समझ गए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि अब जैसे भी डेवलपमेंट आएंगे वो आप खबर को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट आए तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज हमारे साथ यही होता है, हम वीडियो बना देते हैं, फिर हमको ये समझ में आता है सब वीडियो बना रहे हैं, इस पर हम वीडियो कैसे बनाएं, हम तो पहले ही कहानी पूरी कह चुके हैं। इस बार भी यही हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भुगतान करना चाहते हैं, QR कोड है अंत में, उसका इस्तेमाल करें। और अगर QR कोड स्कैन करने में दिक्कत हो रही है मोबाइल के अंदर, तो एक लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।